हेलो स्टूडेंट, क्या हो रहा है? आज हमने अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं सभी स्टूडेंट से ये गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट तक मेरी वीडियो बनाई भी पहुँच जाए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और आज हमारा थर्ड टॉपिक है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता निकालना सीखेंगे और वॉल्यूम परसेंटेज भी कहते हैं इसे। वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशतता। और देखा होगा तुमने, यहाँ लिख रहा है V/V। एक छोटा b बना है और एक बड़ा b बना है। छोटा b जो है वो बिले के लिए, मतलब बिले का आयतन, और बड़ा b जो है वो बिलियन का आयतन है। तो हम कह सकते हैं कि ये बिले का आयतन है और ये बिलियन का आयतन है। अगर हम अपनी डेफिनेशन में बताएं कि वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, डेफिनेशन के थ्रू बताएं कि 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित बिले के मिलीलीटरों की संख्या आयतन प्रतिशतता कहलाती है। कि 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित बिले के मिलीलीटरों की संख्या आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, और इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड ऑस वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूट डिसॉल्व पर 100 ml solution. It is defined as volume of a solute dissolve 100 ml solution. मतलब कि 100 ml बिलियन में उपस्थित बिले के मिलीलीटरों की संख्या आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अब हम इसे किस फार्मूले के द्वारा निकालते हैं? आयतन प्रतिशतता बराबर बिले का आयतन ml में और बिलियन का आयतन ml में और गुणा में 100। सो कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना। आयतन प्रतिशतता निकालना सीखेंगे हम लोग। और आयतन प्रतिशतता इससे पहले क्या सीखा हमने? भार प्रतिशतता, वेट मास परसेंटेज। और अब हमारा जो है टॉपिक है वो क्या है? आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। कैसे कि 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित बिले के मिलीलीटरों की संख्या आयतन प्रतिशतता कहलाती है। और इसका फार्मूला क्या है? आप बताएं क्या फार्मूला है? आयतन प्रतिशतता बराबर बिले का आयतन ml में, बिलियन का आयतन ml में गुणा में 100, गुणा में 100। आयतन प्रतिशतता निकालना पर डेफिनेशन हमने पढ़ी ली। आयतन प्रतिशतता की डेफिनेशन क्या है कि 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित बिले के मिलीलीटरों की संख्या आयतन प्रतिशतता कहलाती है। और आयतन प्रतिशतता का फार्मूला भी हमने पढ़ा कि आयतन प्रतिशतता बराबर बिले का आयतन ml में बटे बिलियन का आयतन ml में गुणा में 100। अब एक न्यूमेरिकल हम आयतन प्रतिशतता का हल करते हैं, सोल्व करते हैं कि 25 ml एथिल अल्कोहल 100 ml जल में मिला है। एथिल अल्कोहल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। एथिल अल्कोहल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो अब एथिल अल्कोहल की आयतन प्रतिशतता निकालेंगे तो पहले तो हम ये बात देख लें कि 25 ml अल्कोहल, एथिल अल्कोहल सोल्व कर ले हम इसे। एथिल अल्कोहल सूत्र क्या है? C2H5OH। एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या है? C2H5OH। का आयतन दे रखा है कितना? 25 ml। जल का आयतन दे रखा है, जल का आयतन कितना है? 100 ml। अब आयतन प्रतिशतता का फार्मूला लगा रहे हैं हम। आयतन प्रतिशतता बराबर क्या फार्मूला होता है? बिले का आयतन बटे बिलियन का आयतन। और हम किसकी आयतन प्रतिशतता निकाल रहे हैं? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल की आयतन प्रतिशतता एथिल अल्कोहल की आयतन प्रतिशतता निकालें।
सभी बच्चे इधर देखें, आयतन प्रति सत्ता। एथिल अल्कोहल की आयतन प्रति सत्ता। अब हम क्या करेंगे कि V/V, ये VS कर दें, और ये जो हमने V लिखा है ये विलेय का आयतन है, छोटा v, ठीक है, और जो VS करा है वो काय का आयतन है, बिलियन का आयतन। इस टाइप से निकाल लेंगे, बिलियन का आयतन। उसके बाद इसके गुणा में मल्टीप्लाई में 100 होता है। अब हम इस फार्मूले से आयतन प्रति सत्ता निकालेंगे। पहले बिलियन का आयतन निकाल लें। सबसे पहले बिलियन का आयतन क्या होता है, कैसे निकलता है बिलियन का आयतन? विलायक का आयतन प्लस विलेय का आयतन। विलायक का आयतन प्लस विलायक का आयतन 100 ml है, और विलेय का आयतन 25 ml, बराबर कितना हो गया? 125 ml। 125 ml। अब हम क्या करेंगे, आयतन प्रति सत्ता निकालने हैं किसकी? एथिल अल्कोहल की। तो पहले विलेय का आयतन लगा दें 25, और विलियन का आयतन लगा दें 125, और गुणा में 100। 25 को 125 से डिवाइड कर दें। 25 पंजे 125। अब 5 से 100 डिवाइड कर दें। 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। 24% हमारे पास एथिल अल्कोहल की आयतन प्रति सत्ता आ गई। 24% कैसे निकाली? सबसे पहले हमने एथिल अल्कोहल का आयतन लिखा 25 ml, जल का आयतन लिखा 100 ml, ठीक। एथिल अल्कोहल की आयतन प्रति सत्ता का फार्मूला हमने विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन। विलेय का आयतन को छोटे b से शो कर दिया, और बिलियन के आयतन को BS से। S मतलब होता है सॉल्यूशन, बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन बराबर विलायक प्लस विलेय। बिलियन का आयतन कैसे निकालेंगे? विलायक प्लस विलेय, विलायक का आयतन प्लस विलेय का आयतन। 100 प्लस 25, दोनों को जोड़ा 125 ml। हमने यहाँ लगाया किसका आयतन? विलेय का आयतन, एथिल अल्कोहल का आयतन, और बिलियन का आयतन नीचे लगाया, गुणा में 100। 25 से डिवाइड किया, 25 पंजे 125, और 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। 5 दूनी 10 हो गए, 20 पंजे 20% आ गया। कितने परसेंट आ गया? 20%, सॉरी, है ना। कितने परसेंट आ गया? 20% आ गया। हेलो स्टूडेंट, अब अगला टॉपिक हमारा है मोलरता, मोलरिटी, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं मोलरिटी, मोलरता। और मोलरता का बोर्ड में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए हमें मोलरता जो है अच्छी तरीके से तैयार करनी है, और सभी स्टूडेंट को बोर्ड की एग्ज़ाम जो है बढ़िया करके तैयार करना है। अब मोलरता होता क्या है? देखो, पहला इसको जो है अगर देखें हम, तो इसके पहले शब्द में मोल है, और जिसके नाम में मोल होता है उसकी परिभाषा में जो है मोल आता है। उसकी परिभाषा में मोल आता है कि बिलियन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। कि बिलियन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। इसे हम अंग्रेजी में डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हम इसकी डेफिनेशन हिंदी में इस टाइप से बता सकते हैं, अंग्रेजी में इस टाइप से। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और तुम्हें पता है इट इज़ यूनिट मोल प्रति लीटर। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर है, और इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M से शो करते हैं, कैपिटल M से शो करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है कि मोलरिटी, मोलरता बराबर W/M गुणा B
W/m गुणा B, जहाँ पर W क्या है, विलेय का भार, विलेय का भार, m क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, V क्या है, आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। तो मोलरता का जो फार्मूला है वो क्या है कि W/m गुणा में B, जहाँ पर W जो है वो सोल्यूट का वेट है, वेट ऑफ सोल्यूट, इसे कहते हैं हम कि वेट ऑफ सोल्यूट। और विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या है, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और ये तुम्हें पता ही है कि ये वॉल्यूम है, ये क्या है, वॉल्यूम है। और अब हम जानते हैं कि V नोट एट, क्या जानते हैं हम कि जो मोलों की संख्या है वो कैसे निकालते हैं। मोलों की संख्या निकालने के लिए हम क्या फार्मूला लगाते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल क्या लगाएंगे, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड मोलर मास ऑफ सोल्यूट ना, कि n बराबर हम क्या लगा सकते हैं, V नोट एट, हम जानते हैं V नोट एट कि n बराबर W/m। n क्या है यहाँ पे, मोलों की संख्या, W क्या है, अभी मैंने बताया विलेय का भार, और m क्या है, विलेय का अणुभार मोलर द्रव्यमान। जैसे मैंने अभी बताया तुम्हें कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ स्मॉल्स, नंबर ऑफ स्मॉल्स n बराबर W/m। और अभी हमने क्या पढ़ा कि मोलरिटी का जो फार्मूला है, मोलरता का जो फार्मूला है, इसे कैपिटल M से शो करते हैं कि W/m गुणा में B। तो हम क्या करेंगे कि W/m की जगह हम क्या रख सकते हैं, n। तो मोलरता का फार्मूला क्या बन सकता है कि मोलरता बराबर n/B, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। और हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और कि जो मोलरता है वो ताप पर डिपेंड करती है। जो राशि ताप पर डिपेंड, जिस राशि के अंदर, जिस सूत्र के अंदर आयतन होता है, तो वो जो राशि होती है, मोलरता हो या मोललता हो या नॉर्मलता हो, जिसमें आयतन होगा, वो काय पर डिपेंड करेगी, ताप पर डिपेंड करेगी, ताप पर निर्भर करेगी। तो जैसे क्वेश्चन आ गया बोर्ड में कि मोलरता ताप पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है, क्यों, कि मोलरता ताप पर निर्भर करती है क्यों। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमें पता है कि मोलरता जो है आयतन पर निर्भर करती है, आयतन होता है मोलरता में। मोलरता का कोई भी फार्मूला लोगे तो उसमें क्या होता है, आयतन होता है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं आंसर में, मोलरता ताप पर, सभी स्टूडेंट उतारे, मोलरता ताप पर निर्भर करती है क्योंकि आयतन ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। हमें पता होना चाहिए कि जो मोलरता है वो ताप पर निर्भर करती है। और क्यों करती है, क्योंकि ताप जो है वो काय पर निर्भर करता है, क्योंकि आयतन जो है वो ताप पर निर्भर करता है। अब हम मोलर विलयन पढ़ेंगे। मोलर, अगर ता लगा दे इसमें तो बन जाएगा मोलरता, मतलब हमने ता हटा दिया और उसको बना दिया मोलर विलयन। मोलर विलयन होता क्या है, हम कह सकते हैं
जिस बिलियन के 1 लीटर में विलेय का 1 मोल उपस्थित होता है, उसे मोलर विलियन कहते हैं। मोलर विलियन जैसे हमारे पास आया m/2। m/2 का मतलब होता है मोलर विलियन। मोलर का मतलब 1/2 भी लिख सकते हैं हम इसे। m/2 जो है 1/2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है सेमी मोलर। अगर हमसे पूछता है m/2 क्या है तो हम बताएंगे सेमी मोलर। जैसे हमसे पूछता है m/10, हम इसे क्या बताएंगे? डेसी मोलर। जैसे हमसे पूछता है m/100 और हम इसे क्या बताएंगे? सेंटी मोलर। जैसे पूछता है m/1000 तो हम इसे बताएंगे मिली मोलर। मिली मोलर। तो मोलर बिलियन की अगर हमसे डेफिनेशन पूछता है तो हम क्या बताएंगे कि जिस बिलियन के 1 लीटर में विलेय का 1 मोल उपस्थित होता है उसे मोलर बिलियन कहते हैं। और मोलर बिलियन का मतलब होता है 1। m/2, m/2 का मतलब है सेमी मोलर। m का मतलब 1, m/10 का मतलब है डेसी मोलर, m/100 का मतलब है सेंटी मोलर और m/1000 का मतलब है मिली मोलर। तो सभी स्टूडेंट इसे नोट करें। अब हम सब जितने भी मोलरता से संबंधित न्यूमेरिकल हैं और बोर्ड में आए हैं या कंपटीशन में आए हैं, सारे न्यूमेरिकल मोलरता से संबंधित हम करेंगे और अच्छी तरीके से सब समझे। सारे स्टूडेंट जो है मोलरता से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हम कराएंगे वो सब अच्छी तरीके से करें और अच्छी तरीके से करें और पढ़ाई पे ध्यान दें। रोज़ाना पढ़ने आएँ और स्कूल में रोज़ाना पढ़ने जाएं और हमारी वीडियो को रोज़ाना जो है देखें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 5 ग्राम NaOH 250 ml जल में घुला है या विलीन है। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम सोल्व कर रहे हैं NaOH। NaOH क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले NaOH का भार दे रखा है। NaOH का भार कितना रखा है? 5 ग्राम। जल का आयतन दे रखा है। आयतन कितना रखा है? 250 ml। पता है हम भार को अंग्रेजी में कहते हैं वेट, और वेट में पहला वर्ड जो आता है वो W होता है, इसे W से शो करते हैं। और आयतन को अंग्रेजी में कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का में जो पहला वर्ड आता है उसे B से शो करते हैं। अब NaOH का अणुभार, NaOH का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये जो NaOH है, Na अलग, O अलग, H अलग, सबको अलग अलग करके हम इनका जो अणुभार है वो जोड़ देंगे। जैसे Na का कितना होता है अणुभार? 23, O का 16 और H का 1 बराबर कितना हो गया? 40। तो ये M से शो करते हैं क्योंकि मोलर द्रव्यमान है। अब हम मोलरता का फार्मूला लगाएंगे कि मोलरता बराबर W/M गुणा में B। हमारे पास W का मान कितना है? इसे कैपिटल M से शो करते हैं। हमारे पास W का मान है 5 ग्राम, M का मान कितना है? 40 और B का मान हमारे पास है 250। सॉरी, पहले हम क्या करेंगे? इस
जो ml है इसको हम काय में चेंज करेंगे, लीटर में, क्योंकि मोलरता में जो आयतन लगता है वो लीटर में लगता है। हमें ये ध्यान रखना है कि मोलरता में जब भी आयतन का मान लगाएंगे हम लीटर में लगाएंगे, तो इसको 1 0 से 1 0, इस 25 बटे तुम्हारे पास बचा 100, अब 25 को 100 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.25 लीटर, 0.25 लीटर। उसके बाद यहाँ पे 0.25 पॉइंट हटाकर 2 0 ऊपर बढ़ा लेंगे, 25 दूनी 50, 20 बचा हमारे पास, तो ऊपर 20 बचा और नीचे बचा हमारे पास 40, 20 इकन 20, 20 दूनी 40, 1/2, 1/2 आया हमारे पास। अगर हम 1/2 को भाग करें तो क्या आएगा 0.5, और मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। नोट करें सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोलरता के सारे क्वेश्चन हम हल करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है 9 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम 100 ml जल में विलीन है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। जैसे हमें पता है कि ग्लूकोज का भार कितना है, सवाल में दे रखा है ग्लूकोज का भार 9 ग्राम, आयतन कितना रखा है, जल का आयतन 100 ml, इसे V से 100 करते हैं, इसे W से 100 करते हैं, ml को हम क्या करेंगे, लीटर में बदल लेंगे, 1000 से भाग देंगे 0 से, 1/10, 1/10, 1/10 का मतलब हुआ 0.1 लीटर। अब हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का अणुभार निकालेंगे, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, M सूत्र क्या है, C6H12O6, तो C का जो अणुभार है वो कितना है 12, कितने C हैं 6, H का कितना है 1, कितने हैं 12, O का कितना होता है 16, और कितने हैं O 6, 12 छंग 72 प्लस 12 इकन 12, 16 छंग 96, टोटल जोला हमने 180 आ गया। ग्लूकोज का अणुभार कितना है 180। अब हम मोलरता का फार्मूला लगाएंगे, मोलरता बराबर W/M गुणा में B। W का मान कितना है 9, M का मान कितना है 180 और 0.1, B का मान आयतन कितना आया 0.1, पॉइंट से 0 बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 9/18 बचेगा, 9 का 9, 9 दूनी 18, 1/2, 0.5 मोल प्रति लीटर। बता रहे सही बच्चे, इसे नोट करें। यहाँ पर इस इमेज में हमें एक सिरप दिख रहा है, ये एक कफ सिरप है। अगर आप इस रीजन में देखें, इसी को एनलार्ज करके यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर हम इस वाले रीजन में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट कंटेन्स अल्कोहल 7.0%, उसके बाद V/V लिखा हुआ है। यहाँ पर V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। कहने का मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन में, ये सिरप जो कि एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में अल्कोहल है, कितना है 7% अल्कोहल है। और किस बेसिस पे ये परसेंटेज निकाला गया है, ये वॉल्यूम के बेसिस पे ये परसेंटेज निकाला गया है। इसीलिए इस तरह के परसेंटेज मेज़रमेंट को कहा जाता है वॉल्यूम परसेंटेज। ये किसी भी एक कंपोनेंट का, एक सॉल्यूशन में किसी भी एक कंपोनेंट का कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मली इस तरह के जो परसेंटेज निकाला जाता है, इस तरह के जो कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन है वॉल्यूम परसेंटेज, ये नॉर्मली यूज़ किया जाता है जब 2 लिक्विड्स या 2 से ज़्यादा लिक्विड्स को मिक्स किया जाता है और सॉल्यूशन बनता है।
चलिए इसका मतलब क्या एग्जैक्टली निकल के आता है और इस वॉल्यूम परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए चलिए एक सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर दो कंटेनर्स है। ये जो पहला कंटेनर है, पहला कंटेनर में एक लिक्विड है। लेट अस से कि इस लिक्विड का वॉल्यूम है V1 और इस दूसरे कंटेनर में एक दूसरा लिक्विड है, इसका वॉल्यूम है लेट अस से V2। इस कंटेनर वाले लिक्विड को यहाँ पर पहले कंटेनर में डाल दिया गया और डालने से क्या हुआ, यहाँ पर जो मिक्सचर बना या जो सॉल्यूशन बना उसका जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम बन गया V3। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये जो V3 होगा ये मोस्ट ऑफ द केसेस V1 प्लस V2 के बराबर नहीं होगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, जैसे कि अगर मैं ये मान लेता हूँ इस वाले जो सॉल्यूशन माफ़ कीजिएगा जो लिक्विड है, इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन डॉट्स से, और इनके बीच एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है। ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज़्यादा होता है इसका डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा। अब ये जो दूसरा वाला लिक्विड है इसमें भी ऐसे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होंगे और ये भी जितना ज़्यादा होगा इनके बीच उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा और उस अट्रैक्शन के कारण इसका डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा इसका डेंसिटी होगा, उतना क्लोजली पैक्ड होगा इसका मॉलिक्यूल्स तो उतना ज़्यादा इसका डेंसिटी होगा। जब हम मिक्स करते हैं तो ये जो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो डिसाइड करता है दरअसल कि इसका डेंसिटी कितना ज़्यादा होगा, और वो हमेशा इन दोनों का एवरेज ही निकल के आएगा। इसका कोई मतलब है नहीं। कभी कभी होता क्या है कि जैसे कि पानी के साथ अगर अल्कोहल को मिक्स कर दिया जाता है तो उस समय होता ये है कि बहुत ज़्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बन जाता है पानी के मॉलिक्यूल और अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच। तो होता ये है कि उस समय उसका डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और ये जो वॉल्यूम नेट वॉल्यूम है ये नेट वॉल्यूम रिड्यूस कर जाता है। जितना होना चाहिए, हमें जो अपीयरेंस होता है जितना होना चाहिए V1 प्लस V2 के हिसाब से जितना होना चाहिए उससे कम हो जाता है। तो ये एक ध्यान देने वाली चीज़ है। तो मैं यहाँ टोटल वॉल्यूम को V नेट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज जो पता किया जाता है, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज पता करूँ तो मुझे ये जो फर्स्ट कंपोनेंट का वॉल्यूम है V1 जो कि मिक्स करने से पहले था, सॉल्यूशन बनाने से पहले, वो सॉल्यूशन बनने के बाद जो टोटल वॉल्यूम हुआ V नेट जो हुआ उसका कितना परसेंट है, तो फिर फर्स्ट कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज हमें मिलेगा। सेम प्रोसेस से हम सेकंड कंपोनेंट का भी वॉल्यूम परसेंटेज पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात लिख लेता हूँ कि वॉल्यूम परसेंटेज, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट 1 इज़ इक्वल टू कंपोनेंट 1 का जो वॉल्यूम था सॉल्यूशन बनाने से पहले डिवाइडेड बाय जो नेट वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का V नेट। तो ये बताएगा कि ये जो पहला सॉल्यूशन है वो इस सॉल्यूशन में कितना पार्ट है और इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर देने से हमें कितना परसेंट फर्स्ट कंपोनेंट है ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम परसेंटेज साइन लगा सकते हैं। ये बताएगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। सिमिलरली अगर मैं वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सेकंड कंपोनेंट पता करूँ तो उसी तरह का फॉर्मूला होगा। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट 2, इसके लिए फॉर्मूला होगा जो सेकंड कंपोनेंट है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय जो नेट वॉल्यूम बना एंड इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम 100 मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात है, चूँकि V नेट जो है ये V1 प्लस V2 के बराबर नहीं होता है, कभी कभी ये कम हो जाता है, ज़्यादा भी हो सकता है।
सो ऐसा नहीं होता है कि ये V1 प्लस V2 के बराबर हो। इसीलिए अगर दो कंपोनेंट से बना हुआ सोल्यूशन बने और उसका वॉल्यूम परसेंटेज हम पता कर रहे हैं तो दोनों का वॉल्यूम परसेंटेज ऐड करने से 100% नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये श्रिंक कर रहा है डेंसिटी बढ़ने के कारण। मोस्ट ऑफ द केसेस अगर डेंसिटी बढ़े तो मतलब वो श्रिंक कर रहा है, तो इसीलिए दोनों मिला के 100% नहीं होगा। लेकिन मास परसेंटेज के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मास आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व्ड रहता है। अगर इसका मास m1 हुआ, अगर फर्स्ट सोल्यूशन का मास m1 हुआ, सेकंड सोल्यूशन का मास m2 हुआ, तो नेट मास जो है m नेट जो है ये m1 प्लस m2 के बराबर होता है, क्योंकि मास जो है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व्ड रहता है। जब तक कि बाहर से कोई कंपोनेंट ना आए या फिर वहाँ से किसी कंपोनेंट को हम बाहर ना निकालें तो तब तक इसका जो मास है ये प्रिजर्व्ड रहता है। इसी को कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है। तो यहाँ जैसे कि हम बात कर रहे थे, दोनों का परसेंटेज ऐड करने से हमें 100% नहीं मिलेगा। चलिए एक प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया, देखिए, अ सोल्यूशन इज़ मेड बाय कंबाइनिंग 250 ml ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल 250 ml लिया गया और उसे 250 ml पानी के साथ मिक्स किया गया, कंबाइन किया गया और एक सोल्यूशन बनाया गया। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। तो ऐसा करने से हमें 500 ml का सोल्यूशन नहीं मिलता है, बल्कि इन रियलिटी 480 ml का सोल्यूशन मिलता है, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इथेनॉल का और पानी के बीच ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिसके कारण वो थोड़ा श्रिंक कर जाता है वॉल्यूम। अब यहाँ पर हमें पानी का हमें पता करना है परसेंटेज, किस बेसिस पे? वॉल्यूम के बेसिस पे, मतलब वॉल्यूम परसेंटेज पता करना है। सो वॉल्यूम परसेंटेज मैं पूरा ही लिख देता हूँ। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाटर। अब यहाँ इस एग्जाम्पल के हिसाब से पानी का जो वॉल्यूम परसेंटेज निकलेगा वो इथेनॉल का भी वॉल्यूम परसेंटेज निकलेगा, क्योंकि पानी भी 250 ml है और इथेनॉल भी 250 ml ही है। सो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाटर इन दिस केस, वाटर का जो वॉल्यूम है, चलिए मैं VW लिख देता हूँ, पानी का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का वॉल्यूम VS लिख देता हूँ इसे, इनटू 100 इतना परसेंट। ये हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाटर। वैसे वॉल्यूम परसेंटेज अगर कहा जाए तो फिर आप इस परसेंट साइन को इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही परसेंटेज कहा गया है। चलिए ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर परसेंटेज लगाते हैं, मतलब से हमें मतलब है। तो यहाँ पर जो पानी का वॉल्यूम है विच इज़ 250 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है दैट इज़ 480 मिलीलीटर, और इसके साथ हमें 100 मल्टीप्लाई करना होगा, इतना परसेंट होगा इसका वॉल्यूम परसेंटेज। सो आप कैलकुलेट करें तो ये नियरली निकल के आता है 52.08, आई थिंक 52.08 इतना परसेंट निकल के आएगा। तो आप गौर करें यहाँ पर, अगर हम इथेनॉल का भी वॉल्यूम परसेंटेज पता करें तो चूंकि वो भी 250 ml का ही था, तो फिर आप देखें इथेनॉल का वॉल्यूम परसेंटेज भी इतना ही निकलेगा, क्योंकि वो भी 250 ml का ही था। तो फिर यहाँ पर ये भी हो जाएगा 52.08%। और यहाँ पर गौर करें, सिर्फ दो कंपोनेंट से ही ये सोल्यूशन बना है और इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो 100% नहीं हो रहा है। तो ये था वॉल्यूम परसेंटेज, और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मास परसेंटेज पे बात किया था। लेकिन हमेशा मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज में ही कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेड रहता है, ऐसी बात नहीं है। मेडिकल फील्ड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कंसंट्रेशन को मेज़र करने का एक स्केल होता है, जिसे कहा जाता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। और स्टैंडर्ड 12th के लिए सोल्यूशन चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।